हेलो स्टूडेंट। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 13 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, यानी कि कक्षा 10 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों का कल के वीडियो में ये वाला हम लोगों ने प्रश्न को कर लिया है। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इसके आगे जो प्रश्न है हम उसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसका अगला जो प्रश्न है हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न को हम लोग करेंगे। प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप में अंतर है। क्या अंतर है? कहा कि जो प्रतिवर्ती क्रिया है और जो प्रतिवर्ती चाप है, इन दोनों में क्या अंतर है, हमें इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको लिखना है, समझना है और जानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उत्तर लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया से। लिखेंगे, मनुष्य में कुछ क्रियाएं अपने आप घटित होती है, जैसे खांसना, छींकना आदि। ऐसी क्रिया को अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। देखिए, सही बात है। कहा है कि मतलब मनुष्य में वैसी क्रियाएं जो अपने आप घटित होती है, ठीक है, जिस पर मनुष्य का कंट्रोल नहीं होता है, उस क्रिया को हम लोग अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। यह क्रिया मेरुरज्जु की सहायता से संपन्न होता है। ठीक है, यानी कि जो अनैच्छिक क्रिया होता है वह किसके सहायता से संपन्न होता है? तो मेरुरज्जु की सहायता से। इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। जैसे स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, जोर से चिल्लाने पर चौंक जाना, तेज प्रकाश आने पर आंख की पुतली का झपकना। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रतिवर्ती चाप के बारे में। प्रतिवर्ती चाप लिखेंगे, न्यूरॉन में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है, उसी पथ को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। देखिए, है कि जो न्यूरॉन में आवेग का जो संचरण होता है, ठीक है, आवागमन जो होता है, उसके लिए एक मतलब फिक्स रास्ता है, उसी रास्ते के माध्यम से होता है और उसी रास्ते को ही हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। पथ का मतलब होता है कि रास्ता। ठीक है, अगर देखिए अगर है कि इसमें संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं को तंत्रिका कोशिका द्वारा मेरुरज्जु से लाया जाता है तथा यहाँ से प्राप्त आदेशों को तंत्रिका कोशिका द्वारा ऐच्छिक पेशी तक पहुंचाने के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। इसमें मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। ठीक है, यानी कि प्रतिवर्ती चाप में क्या होता है कि मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। ठीक है, यानी कि दिमाग इसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करके इसके यानी कि कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 15 नंबर। कहता है कि जब एड्रिनल हार्मोन रुधिर में मिल जाता है तो शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? लिखेंगे उत्तर कि इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, जिसका निर्माण शरीर में डर, भय, क्रोध, आवेश की उस स्थिति में उत्पन्न होता है, जिसके कारण हृदय की धड़कन, श्वसन दर, रुधिर प्रवाह बढ़ जाता है और मांसपेशी में ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होने लगती है। देखिए, कह रहा है कि एड्रिनल हार्मोन रुधिर में मिल जाता है तो शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। देखिए, जो एड्रिनल हार्मोन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि इमरजेंसी हार्मोन इसको भी बोलते हैं, इसको बोलता है। ठीक है, इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन हार्मोन इसे कहा जाता है, क्योंकि जब ये शरीर में कब उत्पन्न होता है? जब आपको डर लग रहा हो तब ये उत्पन्न हो जाएगा, आपको भय लगा हो तब भी उत्पन्न हो जाएगा, अगर आपको गुस्सा आया हो, क्रोध में हैं आप, ठीक है, तब भी आपके अंदर ये उत्पन्न हो जाएगा एड्रिनल हार्मोन। और एड्रिनल हार्मोन उत्पन्न होकर के क्या करता है कि रक्त में मिल जाता है। ठीक है, और जैसे ही रक्त में मिलेगा तो वो क्या करेगा कि जो आपका हृदय का धड़कन है उसको तेज कर देगा। जैसे डर लगा, क्या निकला? एड्रिनल हार्मोन स्रावित हो गया।
और जैसे स्रावित हुआ वो जाकर रक्त में मिला, अब क्या करेगा कि यह आपके हृदय की धड़कन को बढ़ा देगा। ठीक है, देखते हैं ना, जब आदमी डरता है तो धड़कन जो है तेज हो जाता है। ठीक है, और जो श्वसन दर है उसको भी बढ़ा देता है, यानी कि सांस लेने की क्रिया, थोड़ा आदमी आराम से नॉर्मल सांस लेता है, लेकिन जब डरता है या फिर क्रोध में होता है, गुस्सा में होता है, तो आदमी सांस जोर जोर से लेता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर है उसको भी बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए अगर देखिए, और मांसपेशी में क्या होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होने लगती है। सही बात है, जब मान लीजिए कि आपको ज़्यादा तेजी से सांस लीजिएगा, गुस्सा में या फिर क्रोध में होइएगा, तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। देखिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 16 नंबर। कह रहा है कि अत्यधिक व्यायाम करने से खिलाड़ी के शरीर में थकावट होता है क्यों महसूस होता है क्यों? देखिए, मतलब अत्यधिक एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि खिलाड़ी का जो शरीर है उसमें थकावट आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? खिलाड़ी क्या है, कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कि अगर काम कर रहा है तो क्या होता है कि ज़्यादा काम करने से शरीर में थकावट आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए हम लोग जानते हैं। लिखेंगे उत्तर, इस क्रिया के दौरान शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिसके कारण ग्लूकोज का अणु टूटकर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और यह शरीर के विभिन्न हिस्सा में संग्रह हो जाता है, जिसके कारण थकावट महसूस होता है। ठीक है, देखिए, देखिए मतलब अ, क्या होता है कि इस क्रिया में, यानी कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, आप व्यायाम करते हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत वाला, तो क्या होगा कि उसमें आपको ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जब काम करते हैं तो आप ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन लेते हैं। अब उतना तेज़ी से आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और जब ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो आपके अंदर एनर्जी है, ठीक है, वह ग्लूकोज के जो अणु है वह क्या करेंगे कि लैक्टिक अम्ल में टूट जाएंगे। तो जब लैक्टिक अम्ल में टूटता है तो क्या होता है, देखिए, जो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल जैसे ही बनेगा आपके शरीर में तो दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल जब भी बनता है तो दर्द होता है। ठीक है, और यह शरीर के मतलब हर हिस्सा में हो जाता है, लगभग अलग अलग हिस्सा में होता है। ऐसे नहीं कि किसी एक के हिस्से में जा कर के जमा हो जाएगा और वहाँ पर लैक्टिक अम्ल जम जाएगा और आपको दर्द होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपको वह शरीर के अलग अलग हिस्सों में होता है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है? लिखेंगे उत्तर, कि आयोडीन गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन के संश्लेषण में सहायक है। भोजन में लगातार बहुत दिनों तक आयोडीन की कमी के बनी रहने से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, जो बाहर से ही घेघा या गाइटर के रूप में दिखाई पड़ता है। देखिए, कहता है कि आयोडीन जो है गले में, जो हमारा थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, इसी के द्वारा, थायरॉक्सिन के द्वारा यह संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, और मान लीजिए कि बहुत दिनों से अगर हम भोजन में लगातार आयोडीन की, अगर हमारे भोजन में लगातार आयोडीन की कमी है, भोजन कहें तो क्या, नमक में अगर आयोडीन की कमी है, लगातार कुछ दिनों तक हम बिना आयोडीन के नमक खाते रहेंगे, तो क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि होता है वह सूज जाता है। ठीक है, और सूजने के कारण वह क्या होता है कि बाहर की ओर फेंक देता है। ठीक है, जो हम बाहर से ही आपको दिखाई देता है, जो, ठीक है, उसी का नाम रख दिया गया है कि घेघा रोग, घेघा या फिर गाइटर। और घेघा या फिर जो गाइटर रोग है, यह आयोडीन की कमी से होता है।
ठीक है। आयोडीन जल के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। जिस क्षेत्र के जल में आयोडीन की कमी होती है, उस क्षेत्र के निवासियों में यह बीमारी अधिक दिखाई पड़ती है। ठीक है। यही कारण है कि आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह जो है दी जाती है। ठीक है। यानी कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो घेघा नामक रोग हो जाएगा। आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी इस प्रश्न को पूछा जाता है कि घेघा नामक रोग किसके कमी के कारण होता है, तो लिख देंगे आयोडीन युक्त नमक के कारण। चलिए देखिए, अब हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर है हमारे पास जनन। ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है। आज के वीडियो में हम आपको यहीं तक समाप्त करते हैं।